देखिए, आपका संविधान में चल रहा था आर्टिकल 142, 142 आपका। वर्तमान समय में यहाँ से आपका प्री में भी क्वेश्चन बन रहा है, आपका इंटरव्यू में भी और मेंस में भी। तो आपका अभी बेयर एक्ट शुरू तो नहीं होगा, पहले फिर एक बार एक दिन भूमिका हम बांधे थे, लेकिन उसको शॉर्टकट में थोड़ा दोहरा देते हैं। और तब बेयर एक्ट की एक एक बातों पर गौर करना है, और उसमें क्या क्या राइट है, और उस पर केस भी 5-6 पढ़ना है। जो केस लीडिंग होंगे उसको आपको हर हाल में पढ़ना है। और इंटरव्यू में आपका 3-4 क्वेश्चन नए इससे बन रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी आपको देखना है कि 142 से आपका क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले आपका शुरू करना है एक मैक्सिम से या लैटिन सूक्ति से, जूरिस कार्पस। जूरिस का मतलब होता है ला, और कार्पस का मतलब बॉडी, यानी कि ला मतलब विधि और बॉडी मतलब शरीर। न्यायालयों को विधि का शरीर कहा जाता है, ला का बॉडी कहा जाता है। अर्थात विधायिका का चाहे कितना ही बड़ा कानून बना ले, ये संभव ही नहीं है कि उस कानून में सभी प्रावधानों का उल्लेख कर सके, यानी कि कानून उस कानून में सभी बातों का समावेश कर सके या सभी समस्याओं का सॉल्व कर सके। अतः ऐसी दशा में न्यायालयों में यह पावर आपका वेस्टेड रहता है। पिछली बार जे में भी बना था, निहित है कि प्रदान किया गया है, निहित है, निहित रहता है कि वह जस्टिस के आधार पर, यानी कि न्याय करने के लिए, इक्विटी के आधार पर यानी कि साम्य के आधार पर, गुड कंसेंस अर्थात अंतःकरण, बिहार में पूछा गया था ये, अंतःकरण या शुद्ध अंतःकरण के आधार पर, या नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के आधार पर, जो उस मामले में उचित लगे वह फैसला दें। ये न्यायालयों में शक्ति क्या है? वेस्टेड है। ये शक्ति कानून बनाने के पहले से ही निहित है, और जब कानून बनाया जाता है तो केवल इस शक्ति को सेविंग किया जाता है, बचाया जाता है, व्यावृत्ति की जाती है। और यही काम आपका संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों की सेविंग की गई है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट की शक्तियों की सेविंग की गई है, और सीपीसी की धारा 151 के तहत सभी न्यायालयों के इनहेरेंट पावर की सेविंग की गई है। इसे जो लीगल भाषा में कहा जाता है इनहेरेंट पावर या अंतर्निहित शक्ति। बिहार जब जाएंगे तो देगा सहज शक्ति, यानी कि चाहे सहज दे या निहित दे, अंतर्निहित दे या इनहेरेंट दे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब एक ही है। अंतर्निहित शक्ति का मतलब ये न्याय के लिए शक्ति है, कि न्याय के लिए पप्पू कुछ भी करेगा, तो उसी प्रकार आपका यानी पास होने के लिए पप्पू कुछ भी करेगा, तो न्याय के लिए न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, लेकिन लेकिन लग गया तो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जो कानून में स्पष्ट लिख दिया गया है उसके विपरीत जाकर कुछ नहीं किया जा सकता, ये जरूर याद रखिए। अब अनुच्छेद 142 में जो प्री में पूछा गया वो देखा जाए। ये इनहेरेंट पावर है, ये सप्लीमेंट्री पावर है, यानी कि पूरक शक्ति भी है, आनुषांगिक शक्ति भी है, अवशिष्ट या रिजुडियरी पावर भी है। उपर्युक्त सभी मार्कर आइए। अवशेषी दे, पूरक या सप्लीमेंट्री दे, या आपका कह सकते हैं आनुषांगिक दे, यानी कि और अच्छे से शक्ति का प्रयोग करे सुप्रीम कोर्ट, या अंतर्निहित या सहज दे, और उपर्युक्त सभी दे। ये पूछा गया जे में क्वेश्चन, तो आपको क्या मारना है? उपर्युक्त सभी।
अब अनुच्छेद 142 आपका पहले इतिहास देखा जाए और तब आपका बैरक शुरू किया जाए। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के पूर्व, यानी कि आपका जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई जिसमें कि हजारों लोग मारे गए, उसके पूर्व तक उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 142 के तहत विशेष ध्यान नहीं दिया था। ये सही बात है। भोपाल गैस त्रासदी में आपका हजारों लोग मारे गए। जो मुख्य अभियुक्त था वह अमेरिका भाग गया। अमेरिका से कभी आया ही नहीं, रातों रात क्या हुआ, विमान से भाग गया। जैसे विजय माल्या और इत्यादि लोग भाग गए, सरकार पकड़, उसके बाद सरकार सक्रिय हुई। यानी कि जब चोर चोरी करके चले गए और तब सरकार क्या की है, घंटी बजाते रहिए और घंटी बजाते हुए चोरों को क्या करते रहिए, खोते रहिए। तो ऐसी दशा में तमाम लोगों ने एक तो आपराधिक मुकदमा किया, दूसरा सिविल मुकदमा किया। कंपनी पर हजारों मुकदमे हुए और ये हुआ कि कंपनी से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। तो भारत सरकार ने कंपनी से समझौता किया और कंपनी से समझौता करके सभी मुकदमों को वापस ले लिया जो लोग किए थे। अब इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या सरकार आम जनता द्वारा किए गए मुकदमों में समझौता कर सकती है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार को पावर है मुकदमा वापस लेने की, समझौता करने की। सरकार जनता की प्रतिनिधि होती हैं, अतः जनता के प्रतिनिधि होने के कारण सभी मुकदमों में समझौता कर सकती हैं। ये समझौता वैध है, सही है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस समझौते को वैलिड माना। सरकार को भी शक्ति दी कि आप जनता के प्रतिनिधि मालिक हैं, आप क्या कर सकते हैं मुकदमों में, समझौता और वापसी भी। तब सभी मुकदमे मुआवजा के समाप्त हो गए और सरकार ने चुन चुन कर लोगों को क्या दिया, कंपनी से पैसा लेकर मुआवजा। उसमें आपका जो पीड़ित थे वो तो पाए ही, बाहरी भी पाए खूब। देखिए कैसे पाए। मान लीजिए किसी के चाचा वहाँ हैं और अन्य लोग 15 लोग गांव में हैं, तो 15 लोगों का नाम वहाँ दर्ज करा दिया गया कि ये भी भोपाल में ही लोग थे। तो मिलना था एक लोगों को वास्तव में, और मिला कितना, मान लीजिए 3-3 4-4 लाख भी अगर मिला या 2 ही लाख, तो 30 लाख बैठे बैठाए क्या हुआ, आ गया। तो लोग यहाँ भाई ये भी किए जो चालबाज लोग थे, खूब पैसा सरकार से लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आगे तत्पश्चात भोपाल गैस कांड में दिए गए निर्णय के पश्चात सुप्रीम कोर्ट इस ओर ध्यान देने लगा। उसके बाद तमाम ऐसे फैसले दिए और उसका आधार उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 142 को बनाया कि हमें यहाँ पावर वेस्टेड है। अब कौन कौन से फैसला दिया इसके पहले, आपका 142 पहले देखा जाए। भाई बैरेक्ट हो जाए, निकाल लीजिए बैरेक्ट, हम तो पढ़ ही रहे हैं। आपका 142, देखिए 142 आप न भी बैरेक्ट रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और इस पर उदाहरण भी हम बताते रहेंगे। देखिए भाई आपका उच्चतम न्याय 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण यानी कि डिस्कवरी आदि के बारे में आदेश। देखिए क्या कहा गया है। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिक्शन का यूज करते हुए, अभी आपका सीपीसी में भी जुडिक्शन बताया गया था, सीआरपीसी में भी प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा। तो पहला बताइए, ऐसी डिक्री या आज्ञप्ति, तो डिक्री की परिभाषा सीपीसी में दी गई है किस धारा में, धारा 2 की उपधारा कौन बताया गया था, 2। पारित कर सकेगा
यानी कि विवेकाधिकार हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य है तो कर सकेगा और करेगा में अंतर है। सकेगा जहाँ रहेगा, में रहेगा, विवेक है करे न करे, और करेगा रहता तो क्या होता बात। तो डिक्री पारित करने के लिए बाध्य है कि विवेक, विवेक। तो इनहेरेंट जो पावर रहता है या जो इक्विटी भी होती है वह न्यायालय का किस पर निर्भर करती है, विवेक पर। अगला शब्द देखिए, या ऐसा आदेश कर सकेगा, तो तुरंत आदेश की परिभाषा भाई दीजिए सीपीसी की धारा में 214। तो डिक्री किस में 22, आदेश किस में 240। आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित का मतलब ये हुआ कि जो उच्चतम न्यायालय में कोई विवाद लंबित है, पेंडिंग है, लिस्पेंडेंस है, यानी कि आपका कह सकते हैं कि धारा 10 सीपीसी याद रखिए, रेस सब जुडिस, यानी कि एक विवाद लंबित है, या टीपीए की धारा 52 आपका लिस्पेंडेंस सब जुडिस कहा जाता है। सब जुडिस माने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई विवाद क्या है, चल रहा है। भाई इसको याद रखिएगा, लीगल भाषा में सब जुडिस क्या है, उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय, यही आपका समझना है। यानी कि जो आपका बेयर एक्ट की बात दे रहा है, एब्सोल्यूट जस्टिस या कंप्लीट जस्टिस कहिए, यानी कि कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय। अब इसी शब्द को हम और व्याख्या करेंगे, पहले और थोड़ा बेर। पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंप्लीट जस्टिस पक्ष, यानी कि कोई सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा हो, उस विवाद में आपका पक्षकारों के बीच कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो भी आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करना हो, सुप्रीम कोर्ट को ये विवेकाधिकार है कि वह पारित कर सकेगा। अब कंप्लीट जस्टिस यानी कि इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का न्यायालय है, साम्य का न्यायालय है, केवल विधि का न्यायालय नहीं है। और पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो चाहे सो कर सकता है। तो दो चार जो चाहे सो कर सकता है। तो तीन चार उदाहरण अटैक करना है, अच्छे अच्छे, ये नहीं कि आइए देखिए आपका क्या करना है। एक सीआरपीसी की धारा आपका देखना है 320, पहला नियम हम बताएंगे। दूसरा आपका आपका जो अपकृत विधि में देखना है, वह देखना है आपका पूर्ण दायित्व या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, यानी कि कौन सा दायित्व, पूर्ण दायित्व हम पढ़ेंगे। तीसरा आपका, और तो नीचे जाए मैंने और शब्द आएंगे तब बताया जाएगा। एक तीसरा जो देखना है, अयोध्या मामला देखना है आपका कंप्लीट जस्टिस के लिए। तीसरा जो कंप्लीट जस्टिस के लिए देखना है, जो केस देखना है आपका अशोक हुर्रा बनाम अशोक रूपा हुर्रा क्यूरेटिव पिटीशन। अभी हम बताएंगे इसको भी, क्यूरेटिव पिटीशन बताएंगे अभी, ये देखना है। इसके बाद पक्षकारों के बीच एब्सोल्यूट कंप्लीट जस्टिस हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के मामलों में भी काफ़ी कुछ आगे बढ़कर काम किया है। और पर्यावरण में भी ये कहा कि जो दूषित करेगा वह भरपाई करेगा और कोई बचाव उपलब्ध नहीं होगा। तो ये तो पूर्ण दायित्व में ही आ जाएगा। अभी हम केस बताएंगे। अब एक एक करके देखिए भाई अच्छे से, आपका अभी इतना आसान नहीं, कंप्लीट जस्टिस हम बता रहे हैं। फिर एक बार बता दें, ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं इतने पर ही अभी बेयर एक्ट रोका गया है। और किसकी बात हम कर रहे हैं, कंप्लीट जस्टिस। इसी शुरुआत की जाए भाई, इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है ये। उच्चतम न्यायालय केवल विधि का ही न्यायालय नहीं है, अर्थात केवल कानून के अनुसार ही
निर्णय नहीं देता। वह इक्विटी का भी न्यायालय है, जस्टिस का भी न्यायालय है और विधि से बाहर जाकर उच्चतम न्यायालय पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय हो, कंप्लीट जस्टिस हो, इसके लिए जो उचित हो वह फैसला सुना सकता है। क्या करने के लिए? जस्टिस। तो कुछ फैसलों का उल्लेख करिए जहां की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के लिए वो फैसला सुनाया। अब आगे देखिए, पहला हम उदाहरण ले रहे हैं आपका सीआरपीसी की धारा 320 का। सीआरपीसी की धारा 320 ये बताती हैं, आपका कंपाउंड ऑफेंस की बात करती हैं। कंपाउंड ऑफेंस मतलब शमनीय मामले, शमनीय अपराध। शमनीय अपराध का मतलब ऐसे अपराध जिसमें कि समझौता हो सकता है। आसान भाषा में याद रखें, लीगल भाषा में शमनीय अपराध, और आसान भाषा में क्या हुआ? ऐसे अपराध जिसमें कि पीड़ित और अभियुक्त रजामंद हो जाए तो क्या हो सकता है? समझौता, और मामला रफा दफा हो सकता है। लेकिन सभी मामलों में नहीं, केवल उन अपराधों में जिनका उल्लेख सीआरपीसी की धारा में किया गया है 300, सभी में नहीं। अब आइए न्याय के लिए देखिए, उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों में भी आपका समझौते की अनुज्ञा दे सकता है। पूर्ण न्याय के लिए जिन धाराओं का उल्लेख सीआरपीसी की धारा में नहीं है 320, तो अब पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है? तो 142 के तहत। ऐसा क्यों करेगा? तो पक्षकारों के बीच क्या हो? कंप्लीट जस्टिस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विधि का ही न्यायालय नहीं है, बल्कि किसका न्यायालय है? न्याय का, साम्य का। दूसरा देखिए आपका एब्सोल्यूट, आपका लाइबिलिटी। यहाँ भी अच्छे से देखना है भाई। आपका सबसे पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या कठोर दायित्व अपकृत्य में देखिए, तब भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है। केस इस पर याद रखना है, एमसी मेहता। एमसी मेहता का केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और जस्टिस का नाम याद रखिएगा, पीएन भगवती। पीएन भगवती अब नहीं रहे, बहुत अच्छे अच्छे फैसला दिए हैं भाई। पीएन भगवती, और ये 1987 का केस है, 1987 का, अनुच्छेद 142 पर। और इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी या आत्यांतिक दायित्व या सुप्रीम कोर्ट ने अपकृत्य में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब पहले तो भाई जो लोग अपकृत्य न पढ़े हो, पहले हल्का सा 1-2 मिनट वहाँ बैठ जाना पड़ेगा। वैसे जो एलएलबी किया है थोड़ा बहुत इस सिद्धांत के बारे में जानता है, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे ज़्यादा नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत जरूर है। फिर भी ये प्रयास करिए कि 2-3 माह लगेगा भाई नए लोगों के लिए, अब अचानक नहीं पढ़ लेंगे सब। फिर एक बार देखिए, सामान्य नियम पहले निकालिए भाई। अगर सामान्य नियम ये हैं कि अगर ए से मुआवजा तभी वसूला जा सकता है जब ए ने कोई गलत कार्य किया हो और ए की कोई गलती हो, यानी कि जब ए ने दोषपूर्ण कार्य किया और ए की गलती थी तो ए से मुआवजा वसूला जाए, कानून कहता है। ठीक है भाई। अब दूसरा ये आया कि ए की कोई गलती नहीं है, फिर भी एक के कार्य से दूसरे को नुकसान पहुंच गया, तो दूसरा आदमी ऐसे मुआवजा पाए। ये कठोर दायित्व का सिद्धांत है। कठोर दायित्व का मतलब ये हुआ कि ए गलती नहीं किया, लेकिन ए ने ऐसा कार्य किया है जिससे कि किसी अन्य को क्या पहुंचा है? नुकसान। तो ऐसा व्यक्ति ए से क्या वसूल सकता है?
मुआवजा। इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। लेकिन जब ये सिद्धांत बना तो ए को कुछ बचाव दिया गया कि ए कह सकता है कि ये जो कार्य हमने नहीं किया, ये कार्य, ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब विश मेजर, विश मेजर मतलब किसका कृत्य? दैव कृत्य। भाई याद रखिए दोनों भाषा। विश मेजर, एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के अचालन परिचालन के कारण इनको नुकसान हो गया और इतनी बारिश या ये भूकंप इत्यादि की संभावना नहीं थी, अतः मैं क्या करूं, मैं मुआवजा नहीं दूंगा। मान लीजिए किसी भोपाल गैस कांड है और कंपनी क्या तर्क लेगी कि हमने सभी उचित सतर्कता और सावधानी बरती, लेकिन फिर भी गैस रिसाव हो गया, तो मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? भाई क्यों जिम्मेदार हूँ? ये बचाव ले लेते थे। कौन ले लेता था? जिस पर मुकदमा होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच देखा कि भोपाल गैस कांड हुआ, उसके बाद दिल्ली में भी ओलियम गैस का रिसाव हुआ, एक अधिवक्ता साहब ही मर गए और तमाम लोग बीमार पड़ गए। तो एम महेश चंद मेहता, जब पर्यावरण विधि पढ़ेंगे तो ये केस सैकड़ों बार आएगा। एमसी मेहता, पूरा नाम याद रखिए, महेश चंद्र मेहता, ने अनुच्छेद 32 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की, लोकहितवाद, और कहा कि हजूर ऐसे तो कंपनियां अपना बचाव ले ले रही है, कह दे रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ सुरक्षा बरती फिर भी लीक हो गया गैस, मर गए लोग, तो हम क्या करें? अतः आप कुछ ऐसा नया नियम बनाइए जिससे कंपनी को हर हाल में उत्तरदायी ठहराया जाए और लोग कंपनी से मुआवजा पालें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां डेंजरस कार्य होगा, खतरनाक कार्य होगा, वहां कठोर दायित्व नहीं, कैसा दायित्व का सिद्धांत लागू होगा? पूर्ण। और एक कोई भी बचाव ले, यानी कि प्रतिवादी को कोई बचाव नहीं दिया जाएगा। यानी कि प्रतिवादी चाहे कितना भी कोई बचाव ले, कोई बचाव मान्य नहीं है। पूर्ण का मतलब ये हुआ पूर्ण, अर्थात अगर कंपनी का मालिक कहे कि ये तो भाई भूकंप आ गया, हिल गई मशीन, लीक हो गया, इतना बाढ़ आ गई, लीक हो गया, मशीन में जंग लग गई थी, ओले पड़ गए, या विष मेजर हो गया, मैंने ये तो प्राकृतिक घटना के कारण हुआ, हमने पूरी सावधानी बरती, तीसरे व्यक्तियों ने लीकेज कर दिया, क्या ये सब बचाव मान्य है? कोई मान्य नहीं है। किस अपकृत्य में कोई बचाव मान्य नहीं है? तो पूर्ण दायित्व। अब ये आया कि भाई ये कहाँ से सिद्धांत आपके अनुच्छेद, मैंने कहाँ से आपको मिल गया पावर इस सिद्धांत का? तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा अनुच्छेद का उल्लेख किया कि हमारा इनहेरेंट पावर है, पूर्ण न्याय के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी। तो एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, आपका इसको, आपका जज का नाम याद रखिएगा, कौन थे? पीएन भगवती। इसमें ही पूर्ण दायित्व का सिद्धांत क्या किया गया? प्रतिपादित। इसको एमसी मेहता का नियम भी कहते हैं, याद रखिए। किसका नियम? एमसी मेहता। देखिए आगे भाई, अयोध्या मामला देखिए, अभी दो बचे हैं। अयोध्या मामले में भी पक्षकारों के बीच कंप्लीट जस्टिस हो, किसी के प्रति अन्याय न हो, अतः चूंकि सुप्रीम कोर्ट केवल विधि का न्यायालय नहीं है, वह इक्विटी का भी न्यायालय है, किसी के प्रति अन्याय न हो तो बिना मांगे भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, और कंप्लीट जस्टिस के लिए ही मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और स्पष्ट आर्टिकल लिखा कि हम अपनी इनहेरेंट शक्ति का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 142 के तहत प्रयोग करते हुए सरकार को आदेशित करते हैं कि वह अयोध्या में उचित स्थान पर मुस्लिम पक्षकार को 5 एकड़ जमीन दे। तो ये क्यों दिलवाया गया? विधि के आधार पर नहीं,
बल्कि साम्य के आधार पर। और क्या करने के लिए? बैलेंस बनाने के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए। ये सी कंप्लीट। अब आइए कंप्लीट जस्टिस के लिए एक और देखा जाए, क्यूरेटिव पिटीशन। देखिए भाई, आपका ये क्यूरेटिव पिटीशन, इसको जब भी पढ़िएगा तो 137 पढ़िएगा, 142 पढ़िएगा, और तब अनुच्छेद 36, तीन अनुच्छेद नहीं, 32, तीन अनुच्छेद पढ़िएगा। देखिए फिर हम बता रहे हैं एक बार। अनुच्छेद 137 ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अपनी द्वारा दिए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने किसी विषय पर एक बार फैसला दिया तो अपनी निर्णय का पुनर्विलोकन, मतलब कि उस फैसले पर दूसरी बार पुनर्विचार करना। चौथी बार। तो सुप्रीम कोर्ट आपका ये हुआ कि अब आइए, एक बार फैसला सुप्रीम कोर्ट किसी विषय पर सुना दिया तो आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसी विषय पर फिर से विचार कर सकता है और चौथी बार उसी विषय पर फैसला सुना सकता है। दूसरी बार इसको कहा जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करना। अब आइए, इसके बाद आइए, अब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर अनुच्छेद 142 को ओर इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हमारे द्वारा दिए गए निर्णय से घोर अन्याय हो तो हम उस घोर अन्याय को रोकने और पूर्ण न्याय के लिए हम चाहें तो अपने निर्णय पर तीसरी बार भी विचार कर सकते हैं। यानी कि हम चौथी बार फैसला सुना सकते हैं एक ही विषय पर, तीसरी। इसको यही जो तीसरी बार फैसला सुनाया जाएगा, इसी को एक लीगल नाम दिया गया, पूछा भी गया था जे में, रिफॉर्मेटिव पिटीशन। याद रखिए, रिफॉर्मेटिव पिटीशन। दूसरा इसका नाम है आपका उपचारात्मक याचिका या दोषहारी याचिका, आरोग्यकारी याचिका, निरोगकारी याचिका। तो बिहार दोषहारी बनाता है, यूपी आपका निरोगकारी, आरोग्यकारी। इंग्लिश वर्जन दो याद करके जाइएगा, एक रिफॉर्मेटिव पिटीशन और दूसरा क्यूरेटिव। तो ये हुआ कि आप एक ही मामले में तीसरी बार फैसला सुनाएंगे। ये संविधान में कहाँ लिखा है? क्योंकि अनुच्छेद 137 तो केवल क्या कहता है, कितनी बार की बात करता है? दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा इनहेरेंट पावर है, किस अनुच्छेद में? 142। और पूर्ण न्याय के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम साम्य के भी न्यायालय है, तो कंप्लीट जस्टिस के लिए हम उसी विषय पर चौथी बार निर्णय सुना सकते हैं, तीसरी। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? इंटरव्यू में पूछा गया, 142। अब क्यूरेटिव पिटीशन कहाँ दायर की जाती है? हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, दोनों? केवल सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? तो उत्पत्ति किस अनुच्छेद के तहत हुई? 142। दायर किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 32। तीसरी बार फैसला सुना सकता। अब आगे बढ़िए भाई, बैरेक्ट आपका। देखिए अगला आपका भाई, पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक और इस प्रकार पारित डिक्री का किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीत से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस प्रकार संसद कानून नहीं बनाती तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा जैसे विहित है वैसे लागू होगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो ये डिक्री और आदेश देगा वह कैसे भारत में कहाँ लागू कराया जाएगा? पूरे भारत में कि किसी एक राज्य में? पूरे भारत में, सर्वत्र भारत लिखा है। कौन लागू कराने के लिए नियम बना सकती है? संसद। और जब तक संसद न नियम बनाए कौन आदेश दे सकता है? राष्ट्रपति। यही तो है, जब तक कानून संसद न बना दे
तो किसके आदेश से लागू होंगे? राष्ट्रपति। अब खंड 2 देखिए, पहला खंड तो अब निकल गया। संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के। पहला ये, क्या उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करा सकता है कि नहीं? करा सकता है। पीएम को करा सकता है कि नहीं? और सीएम को, और डीएम को, और लेखपाल को, और सचिव को, सबको करा सकता है। भाई ये ना कह दीजिएगा कि इनको, भाई एक लाइन में, यानी कि बहुत बड़ा पावर है 142 में, भले आप ना समझ रहे हो। उच्चतम न्यायालय को ये विधानसभा अध्यक्ष को करा सकता है कि नहीं? करा सकता है। ये ना कहेगा कि नहीं करा सकता। उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी व्यक्ति को, किसी पद पद पर बैठे व्यक्ति को कह सकता है कि आप कहाँ हाजिर होइए? सुप्रीम कोर्ट में। भाई आप, आपका विधानसभा का मामला था और बोरो बाबू थे, हाजिर होना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं कि 56 इंची सीना लेकर बैठे रहिए। सुप्रीम कोर्ट हाजिर करा सकता। अगला देखिए, अब आपका हाजिर कराने के लिए आपका सिविल मामलों में क्या प्रावधान है, क्रिमिनल में क्या है, हल्का हल्का जोड़ा जाता है। सिविल मामलों में सीपीसी की धारा 30 मुख्य रूप से बनी है। 30 में न्यायालय गवाह इत्यादि को बाध्य कर सकता है कि हाजिर हो, और नहीं हाजिर होगा तो धारा 32 में दंड दे सकता है सिविल न्यायालय। एक दो दिन में आ ही जाएगा, 2-3 दिन में। सीपीसी की कौन सी धारा पढ़ेंगे? 30 और 32, दो धारा। सीआरपीसी में बताइए, सीआरपीसी में क्या हाजिर किसी को कराया जा सकता है कि नहीं? तमाम उपाय, समन जारी करिए। सीपीसी में भी समन था। इसके बाद गिरफ्तारी का वारंट, इसके बाद उद्घोषणा, इसके बाद कुर्क कर लीजिए उसकी संपत्ति, हाजिर क्यों नहीं होगा? तो तमाम उपाय। अगला देखिए आपका, हाँ, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के, यानी कि दस्तावेज को प्रकट करिए, जैसे कि पेगासस मामला हुआ या ब्लैक मनी का मामला हुआ। तो ब्लैक, स्विट्जरलैंड से जो लिस्ट मिली थी, भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड से वादा किया था कि हम नाम को ओपन नहीं करेंगे, हमें केवल बता दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए नाम। तो सरकार ने कहा कि भाई हम तो समझौता किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि हमें तो बताइए, हम ओपन नहीं करेंगे, आज तक ओपन नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट मंगाया, मैंने दस्तावेज मंगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। पेगासस के मामले में भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि लाइए, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। तो जांच कमेटी बैठा दिया। अब जांच कमेटी क्या करेगी वो तो अलग बात है। यानी कि आपका देख ही रहे कितना साइबर क्राइम हो रहे हैं, और सरकार के पास हथियार है। मैंने आपका पता भी नहीं लगेगा, और आपका मोबाइल का सारा सिस्टम हैक हो जाएगा। जो आपका इजराइल से आया है ये पेगासस, बहुत करोड़ों और अरबों में बिकता है ये आपका, मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर। और भारत सरकार या जिसने पैसा दिया, कहाँ से इतना पैसा आया आज तक पता नहीं लगा, पता भी नहीं लगेगा। ये सब पैसे डंप हो जाते हैं। अगला देखिए भाई, आपका खत्म किया जाए इसको। अथवा किसी अवमान का अन्वेषण करने और दंड देने के आदेश सहित आपका माने समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। समस्त शक्ति माने सभी शक्ति आ ही गई, लेकिन एक आपका बताना है कंटेम्प्ट के लिए। कंटेम्प्ट का इन्वेस्टिगेशन करना और दंड देना। अब आपका जो अवमान है, मैं बता चुका हूँ भाई अवमान, अब यहाँ से आपको थोड़ा कवर करना है। एक तो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 बना है, सभी न्यायालयों को शक्ति प्राप्त है। कितना दंड दे सकता है? 6 माह का कारावास और जुर्माना 2000 बताया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 215 है, उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपने अवमान के लिए क्या कर सकता है? कंटेम्प्ट के लिए दंड। फिर 129 बना है,
कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी व्यक्ति को अपने अवमान के लिए क्या दे सकता है, दंडित कर सकता है, कंटेम्प्ट के लिए। अब आप कहेंगे कि इनहेरेंट पावर भी एक मिल गया, और वह किस अनुच्छेद में मिला सुप्रीम कोर्ट को? 142। तो ये इनहेरेंट पावर का प्रयोग आपका सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सुब्रत राय का मामला सबसे अच्छा मामला है। देखिए, ये जो आर्टिकल 142 में अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है, न तो ये इससे प्रभावित होगी, न 215, न 129, ये इनहेरेंट पावर है, और इसका प्रयोग विशेष मामलों में ही सुप्रीम कोर्ट करता है, सामान्य मामलों में नहीं। इसके लिए दो केस हम लास्ट में बता रहे हैं आज। पहला दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य, और दूसरा आपका सुब्रत राय का मामला। दो केस याद रखना है। और दिल्ली न्यायिक सेवा संघ तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि देखिए भाई, आपका दोनों केस लास्ट में हम बता रहे हैं, ताकि ये अनुच्छेद बहुत बड़ा था, देखने में छोटा है, बहुत टेक्निकल है ये। सुब्रत राय से कहा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप निवेशकों का पैसा लौटाइए, नहीं तो हम भेजेंगे जेल। नहीं लौटाए तो भेज दिया जेल। 6 माह बीत गया अवमानना में। फिर कपिल सिब्बल जी आए सुप्रीम कोर्ट में कि हजूर 6 माह आप बीत गया है, अब हमारे क्लाइंट को रिहा कर दिया जाए। अब कैसे आप रखेंगे 6 माह से अधिक, क्योंकि अवमानना में तो आप कितना रख सकते हैं, अधिकतम जेल में 6 माह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा इनहेरेंट पावर है, किस अनुच्छेद में? जब तक पैसा नहीं देगा तब तक ये कहाँ रहेगा निकम्मा? जेल में। ये आपका इनहेरेंट पावर है, यानी कि इससे ना जोड़िएगा। ये जो पावर है, इन इस कानून और इन अनुच्छेदों से क्या है, बाहर। सतर्क रहिएगा। दूसरा देखिए, आपका दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य का मामला भी काफी महत्वपूर्ण है, और लगातार मेंस में पूछा जा रहा है कि न्यायिक अधिकारियों को गिरफ्तारी से संरक्षण किस केस में दिया गया? तो दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य। देखिए, फिर एक बार देखिए, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि जितने भारत के निचले न्यायालय हैं, उनका मैं पिता हूँ, संरक्षक हूँ। अतः कोई व्यक्ति, चाहे कोई प्राधिकारी, अगर निचले न्यायालयों की भी अवमानना करता है, तो उस अवमानना के लिए मैं भी दंड देने की क्या रखता हूँ? क्षमता। फिर कहा गया कि अनुच्छेद 129 में देखिए तर्क क्या दिए जाते हैं। 129 में ये है कि आप अपने स्वयं के अवमान के लिए, एक शब्द आया है स्वयं, 112, स्वयं के अवमान के लिए दंड दे सकते हैं, अधीनस्थों के लिए नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल का सहारा लिया? कि हमें तो इनहेरेंट पावर है, न्याय के लिए हम क्या करेंगे, और अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए भी किसी को हम क्या कर सकते हैं? दंडित। इस प्रकार अनुच्छेद 142 अब जाकर पूरा लेक्चर ले लिया। तो भाई अच्छे से तैयार करिए। एक क्वेश्चन का इंटरव्यू प्री मेंस के लिए गया नहीं। एक लास्ट लाइन भाई देखिए छूट गई थी। जो व्यक्ति पर्यावरण को दूषित करेगा वह भरपाई करेगा, चाहे उसका कोई दोष हो या न हो। ये MC मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। और भी इन्वायरमेंट माने पर्यावरण पर केस हैं, और भी एक दो केस है पर्यावरण पर भाई, लेकिन उतना अब देखा जाएगा। तो कल लेक्चर चलेगा।